जय हिंद कैडेट्स, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट टाइम पे एक सजेशन दूंगा कि जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट इज द की ऑफ सक्सेस। देखो, अभी तक आपने जितनी भी प्रिपरेशन कर ली है, अब उस प्रिपरेशन को अगर लास्ट टाइम पे बूस्टअप करना है ना, इसका सबसे सही तरीका होगा मॉक टेस्ट को लगाना। मॉक टेस्ट लगाए बिना किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता। ये एक हार्श रियलिटी है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। मॉक टेस्ट में होगा क्या कि क्या एनवायरमेंट होने वाला है, जब आप टाइमिंग के साथ मॉक टेस्ट लगाओगे उसी प्रेशर को तुम फील करने वाले हो। और उस प्रेशर को जब फील करोगे तो तुमको पता लग जाएगा कि यार इतने टाइम के अंदर मुझे इतने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, नहीं तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट को लगाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका एनालिसिस करना कि मॉक टेस्ट के अंदर मैं कौन से सेक्शन में मैं वीक हो रहा हूं। मेरा पॉलिटिकल साइंस ज्यादा वीक है, मेरा हिस्ट्री ज्यादा वीक है, या मैं मैथ्स के इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूं। उसके बाद क्या होता है, हर मॉक टेस्ट के एनालिसिस करने के बाद आप एक टॉपिक्स की लिस्ट बनाती हो कि इन टॉपिक्स को मुझे सही तरीके से करना है। फिर आपको क्या करना है, उसी दिन उन टॉपिक्स को सही कर लो, रिवाइज कर लो और फिर अगेन मॉक टेस्ट लगाओ। तो एक तरीका होता है। मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना। ये छोटी सी बात है बट याद रखना। चलो आज के लेक्चर पे आते हैं। आज इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले, पहला लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। आई न्यू बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि यार इकोनॉमिक्स तो बहुत मुश्किल होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी, टेक इट इजी, कोई टेंशन नहीं लेना है। बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, आसानी से हम इसको करेंगे भी। 3 से 4 क्वेश्चन के बीच में एनडीए में आते हैं और सब्जेक्ट बड़ा आसान है। देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जो डेली लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं। हाँ, लिटरली डेली लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं। अभी कंट्री में हम सुनते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, श्रीलंका में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया, तो इकोनॉमिक्स होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी है, और जो आने वाले ना चीजें हम उन्हीं को पढ़ेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स का एक मेजर टॉपिक होता है, वो टॉपिक है 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया। हमारे यहां पर जो 5 साल की प्लानिंग होती थी, अभी तो नहीं होता 5 ईयर प्लान, अभी तो चीजें चेंज हो गई हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। बट जो प्लानिंग इन इंडिया है कि कैसे इंडियन इकोनॉमी एक प्लान्ड इकोनॉमी बनी, क्या क्या चीजें थी, नीति आयोग क्या था, प्लानिंग कमीशन क्या था, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ प्लानिंग ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, सारी चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। शुरुआत करेंगे नेशनल इनकम से, मतलब इंट्रोडक्शन समझेंगे इकोनॉमिक्स का। उसके बाद इकोनॉमिकल प्लानिंग इन इंडिया देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ज्यादा ध्यान देना बिकॉज क्वेश्चन आने के चांसेस इस वाले टॉपिक से ज्यादा है। उसके बाद कुछ हम एमसीक्यूज भी लगाएंगे। इस एमसीक्यूज में पीवाईक्यूज भी है प्रीवियस ईयर के, तो ध्यान से देखना, आसान सी चीज है। अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स की जनरल डेफिनेशन यहां पर लिखी है। जनरल डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बोल रहे कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, ये कोई बहुत अलग सी चीज नहीं है, एक सोशल साइंस है। जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं वैसे ही एक सोशल साइंस है। सोशल मतलब सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान का मतलब ये होता है कि ये प्रेजेंट है, समाज के अंदर प्रेजेंट है और एक साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट है, जिसमें क्या हो रहा है, चीजों को प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो चीज हो रही है ना कि प्रोडक्शन हो रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें होता यह है कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज यहां पे हो रहा है। अब थोड़ा सा इकोनॉमिकल लैंग्वेज आ गई तो थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही होगी, मैं एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए कि आप एक आईफोन खरीदने जाते हैं। अब फोन कहां बनेगा, फोन बना फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में क्या हुआ, इसका प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद वो फोन कहां गया, फोन गया आईफोन स्टोर के अंदर या एप्पल स्टोर में, जहां पे इस फोन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो वहां पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और उसके बाद आपने एप्पल स्टोर से जाके इस फोन को परचेस कर लिया, तो यहां पर आपने क्या करा, उसका कंजम्पशन किया, उसका उपयोग किया। तो ये जो साइकिल बनी ना पूरी, इस साइकिल को यहां पर कहा जाता है, ये जो पूरी साइकिल के अंदर जो मनी जनरेट हो रही है, पैसा इधर का उधर जा रहा है, पैसे की ट्रांसफर हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग हो रही है, ये पूरा जो प्रोसेस है, जो साइंस है, इसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और जो कंजम्पशन हो रहा है, वो यहां पर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स का क्या मतलब होता है, गुड्स का मतलब ऐसी चीजें जो आपको दिख सकती है। जैसे अभी हमने बात करी थी आईफोन की, वो आईफोन दिख सकता था तो वो गुड्स है। अब दूसरा होता है सर्विसेज। सर्विसेज दिखती नहीं है। अब जैसे एग्जांपल की यहां पर मैं बात करूं कि आप जो है वो एक होटल में जाते हैं, होटल के अंदर आप एक रूम लेते हैं और आप अपने परिवार के साथ गए हैं और आप 2 दिन के लिए उस होटल का रूम को ले लेते हैं और कुछ पैसे पे करते हैं। अब जब आपने वहां पर मनी पे करी तो क्या आपको वहां पर कुछ फिजिकल चीज मिली थी क्या? नहीं, आपको कोई फिजिकल चीज नहीं मिली। होटल वाले ने आपको एक अपनी सर्विस दी कि आप 2 दिन तक इस रूम का उपयोग कर सकते हो।
तो इसको कहा जाता है सर्विसेज। चलो इसका एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। आप अभी अपने मोबाइल के अंदर ये वीडियो देख रहे हो, मोबाइल के अंदर रिचार्ज करवाया है सिम के अंदर। वो सिम के अंदर जब रिचार्ज करवाया, उसके लिए आपने क्या करा, जो भी आपकी सिम थी आपने 256 या 350 या जितने भी रुपीस का रिचार्ज करवाया होगा, 1.5 GB जो है पर डे आपको मिला होगा। अब वहां पर जब आपने पैसे दिए तो आपको कोई चीज नहीं मिल गई थी कि आपको ये 1 GB डेटा मिल रहा है तो वो फिजिकल फॉर्म में मिल गया, नहीं, वो एक वर्चुअल फॉर्म में था। और अब आप क्या कर सकते थे, इंटरनेट की सर्विसेज को यूज कर सकते थे। तो ये होता है सर्विसेज। तो जो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, वो सिर्फ गुड्स का नहीं होता, वो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी होता है। और यहां पर जो चीज निकल कर आती है या जो मार्केट के अंदर चीज आती है वो होती है मनी, पैसा। और ये पैसे का ही जो उतार चढ़ाव चलता रहता है ना, इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक्स। अब जैसे श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, इसका क्या मतलब था, श्रीलंका के अंदर पैसों की कमी आ गई, वहां की सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं, इसलिए सरकार कुछ खरीद नहीं पा रही, चीजों के भाव तेज हो गए, प्रोडक्शन कम हो रहा है। देखो बात वही आ गई, प्रोडक्शन कम हो रहा है, चीजों के भाव तेज हो गए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्राइसेस बढ़ गए। तो ये जो पूरी चीजें चलती रहती ना, इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स तीन चीजों के अंदर ही घूमता रहता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, ये याद रखना। अब एक और छोटा सा पॉइंट है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये पॉइंट याद रख लेना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है हर चीज को प्रोड्यूस किया जाना है। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, आ रही है, वो मेजरली इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे पहला फैक्टर यहां पर बात करते हैं, यहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी इसको याद रखिएगा कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आता है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, पर पहले थोड़ा सा हम इसको आगे पढ़ लेते हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना होता है। देखिए दोनों में डिफरेंस ये होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की या फैक्ट्री की या फर्म की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को जांचा जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने इंप्लॉयज को हायर किया गया है, कितने इंप्लॉयज को बाहर निकाला गया है, कितने इंप्लॉयज की सैलरी क्या है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। इस तरीके से एक सिंगल एंटिटी की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की स्टडी की जाती है, वो होता है किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हम जो पढ़ते हैं वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पूरी एक कंट्री को एज अ होल ट्रीट किया जाता है। कंट्री के अंदर जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रही है, जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है, पॉवर्टी की बात की जाती है, इन एक्टिविटीज की जब स्टडी की जाती है तो वो जो ब्रांच होती है उससे कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर किसी पर्टिकुलर फर्म की कितना प्रॉफिट हुआ ये नहीं पूछा जाता, बट हाँ ये पूछा जा सकता है कि कंट्री के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, पॉवर्टी कितनी है। तो दैट्स व्हाई हम जिस ब्रांच की स्टडी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, वो कौन सी होती है आपकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए, अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो उनके देश की इकोनॉमी का जो सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है, और इसे कहा जाता है इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ एनी कंट्री या इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एनी कंट्री। क्या होता है कि मेजरली तीन तरह की इकोनॉमी होती है। पहली होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सिस्टम है इकोनॉमी का, ये किसी देश की इकोनॉमी चलेगी किस तरीके से। इकोनॉमी का क्या मतलब है, अब देखिए यहां पर जो चीज मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको याद हो मैंने कहा था आपको कि ये चीज हमको बड़े काम में आने वाली है, वो है आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब यहां पर काम में आने वाला है। देखिए ये जो साइकिल होती है इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमी की साइकिल क्या है, बेसिकली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। इस पूरी इकोनॉमी की साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली चीज है प्रोडक्शन। जब तक प्रोडक्शन ही नहीं होगा तब तक गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा और ना ही कंजम्पशन हो पाएगा। जब तक ये पूरी चीजें नहीं होगी, ना तो मनी जनरेट होगी, ना एम्प्लॉयमेंट आएगा, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई प्रोडक्शन के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है जिन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। पहली चीज है लैंड। देखिए कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस हो रही है, उसका प्रोडक्शन का जो रॉ मटेरियल है वो कहां से निकलता है, वो जमीन से ही निकलता है। तो पहली चीज होती है लैंड। दूसरा होता है लेबर। लेबर का काम क्या होता है, उस चीज को नेचुरल रिसोर्सेस अगर कोई है तो उसे जमीन से निकालना, और जमीन से निकालने के बाद फैक्ट्री में उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ये काम लेबर करता है। बट उसके लिए जरूरत किसकी, फैक्ट्री की। और फैक्ट्री के लिए जरूरत होती कैपिटल की। कैपिटल का मतलब क्या, सिर्फ पैसा नहीं होता है, कैपिटल के अंदर आ जाएगा आपके टूल्स आ जाएंगे, मशीनरीज आ जाएगी, फैक्ट्रीज आ जाएगी, ये चीज आती है कैपिटल में। और लास्ट में होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के बिना कैपिटल होगी नहीं। एंटरप्रेन्योर का मतलब यहां पर है बिजनेसमैन।
कैपिटलिस्ट, ऐसे लोग जो बिजनेस को, नए बिजनेस को ओपन करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, अगर वही नहीं होंगे तो कोई चीज प्रोड्यूस हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो जो इकोनॉमिकल सिस्टम होता है ना, उसके अंदर अलग अलग सिस्टम में हम ये देखेंगे कि ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, इस पे किसका कितना अधिकार है, और इसी अधिकार को लेकर इकोनॉमिकल सिस्टम अलग अलग डिवाइडेड किए गए हैं। देखिए अब यहां पर आप बोलेंगे सर आप बार बार कभी इकोनॉमी बोल रहे हैं, कभी इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, कि दोनों में क्या डिफरेंस कुछ होता है क्या? जी हां, दोनों में डिफरेंस है। इकोनॉमिक का क्या मतलब होता है? देखिए जब अगर बात की जाए किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, तो क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या किया जाएगा, वो थ्योरी के अंदर चीजें पढ़ाई जाएगी कि ये चीज ये होता है, ये चीज ये होती है। और जब आप इकोनॉमिक्स को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई कर देते हैं, किसी कंट्री में अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो इकोनॉमी कहलाता है उस कंट्री की। ये सिंपल सा डिफरेंस है, थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिफरेंस है, याद रखना। इकोनॉमिक्स अगर थ्योरी है तो इकोनॉमी क्या है, प्रैक्टिकल है, कि जब इकोनॉमिक्स के रूल को किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर या कंट्री पे लागू कर दिया जाता है, तो जो सिस्टम बनता है ना उस कंट्री का, उससे कहा जाता है इकोनॉमी। ये सिंपल सी बात है, इसे थोड़ा सा आपको बेटा याद रखना है। चलिए आगे, अब यहां पर हम देखते हैं आगे के पॉइंट्स को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम देखने वाले हैं कितने टाइप की इकोनॉमी होती है। देखिए हर कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिकल सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर आज जो सिस्टम चल रहा है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। पढ़ेंगे क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, समझेंगे, आसान सी चीज है। देखिए तीन तरह के इकोनॉमिकल सिस्टम होते हैं। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा होता है यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सिस्टम की, जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम। हालांकि अब बहुत सारे कंट्रीज में सिस्टम नहीं चलता है। अब ये होता क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आप थोड़ा सा इसको रीड करिए। देखिए इंपॉर्टेंट है इसे रीड करना। ये कह रहा है कि कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज रिफर्ड टू एज द इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज कैपिटल गुड्स, लेबर, नेचुरल रिसोर्सेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द प्राइवेट बिजनेसेस। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है कैपिटलिस्ट, मतलब मान लीजिए कोई देश है, उस देश के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, वहां के लेबर के ऊपर, वहां की कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर सारा का सारा कंट्रोल होता है उस कंट्री के कैपिटलिस्ट का। कैपिटलिस्ट का बेसिकली मतलब होता है उस कंट्री के बिजनेसमैन का, उस कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स का। तो यहां पर इस तरह की इकोनॉमी जहां पर जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, चीज प्रोड्यूस होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, रूल्स क्या बनाए जाने वाले हैं, इसके अलावा प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाना है, सारी की सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है, कैपिटलिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी इकोनॉमी को कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। याद रखिएगा इसका दूसरा नाम भी है, इसे मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है और अनप्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्यों, देखो अनप्लान्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई सरकार कोई प्लानिंग नहीं कर रही इकोनॉमी के लिए, अनप्लान्ड है। और दूसरी चीज से मार्केट इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चीजों के प्राइस है ना, गुड्स के प्राइस, वो मार्केट में डिपेंड करते हैं। मतलब मार्केट के अंदर अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और मार्केट के अंदर अगर किसी चीज की डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी को कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या हमारे यहां ऐसा होता है क्या? नहीं, हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। एमआरपी डिसाइड है ना कि मिनिमम रिटेल प्राइस कितना है, उससे ज्यादा भी नहीं ले सकते, उससे कम भी नहीं जाता है। बट इस तरह के सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी प्राइस रेगुलेशन नहीं किया जा रहा है, कोई गवर्नमेंट प्राइस रेगुलेट नहीं कर रही है। सारी की सारी चीजें किसके कंट्रोल में है, मार्केट के कंट्रोल में। मार्केट के अंदर अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, डिमांड कम हो गई तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ये चीज इस तरीके के इकोनॉमी के अंदर चलती है, तो याद रखिएगा। अब देखिए दूसरी तरह की जो इकोनॉमी होती है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब आप कैपिटल की बात कर लीजिए, फैक्ट्रीज की हम बात कर लेते हैं, लेबर की बात कर लेते हैं, लैंड की बात कर लेते हैं, सारे के सारे किसके कंट्रोल में होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। मतलब प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना कोई प्राइवेट फैक्ट्री होगी, ना कोई प्राइवेट कंपनी होगी। जितनी भी चीज प्रोड्यूस हो रही है वो सब सरकारी है। मतलब अगर कोई कार बन रही है तो वो भी सरकारी कार ही होगी। मतलब सरकारी कार का मतलब ये नहीं है कि कोई भी उसको यूज कर लेगा। सरकारी कार का मतलब बेसिकली मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस होती है तो उसके ऊपर पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन का राइट है वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। अभी क्या होता है, अभी हम मार्केट में कार लेने जाते हैं, कार की बहुत सारी कंपनीज है, वॉक्सवैगन है, यहां पर मारुति है, किया है, एमजी एक्टर है, तो बहुत एमजी है, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। बट इस तरह की इकोनॉमी में क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये प्राइवेट कंपनीज होगी नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं ना, मारुति है, एमजी है, फॉरेन की कंपनी एमजी, किया है, ये प्राइवेट कंपनीज है।
इस तरह की इकोनॉमी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज होती नहीं है। कंपनीज किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की। मतलब जो व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं, जो कपड़े बनाए जा रहे हैं, जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, सबके सब किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं रहता है। तो इस तरह की इकोनॉमी को कहा जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखिए यहां पर लिखा है, ऑल द फैक्टर्स, मशीनरीज, प्लांट्स, कैपिटल एक्सेट्रा इज इन द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहां पर क्या है बेटा, गवर्नमेंट से याद रखिएगा। मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है सारी चीजों पे। इस तरह की इकोनॉमी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब बात की जाए अगर आज के टाइम पे, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया के अंदर कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी चल रही है, क्योंकि वहां पर जितनी भी चीजें होती है उस पर कंट्रोल किसका होता है, उस पर कंट्रोल किसका होता है वहां पर वहां की सरकार का। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ओके, आगे बात करते हैं। आगे इसके अलावा ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के ही कुछ कंट्रीज हैं, याद रखिएगा। नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, आइसलैंड एंड फिनलैंड। यहां पर आज भी सोशलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी है, बट इसका एक ये नहीं कह सकते कि ये तो मैंने बहुत हार्शर वर्जन बताया आपको। यहां पर अभी इसका एक सॉफ्टन वर्जन चल रहा है। हालांकि वो डिटेल में हम नहीं जाएंगे उसके, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट याद रखिएगा कि इन कंट्रीज के अंदर आज भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है। अब इसमें एक चीज सबसे अच्छी ये होती है, एक प्लान्ड अथॉरिटी होती है, क्योंकि सरकार जो है वो हर चीज प्लान करके करती है। जिससे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कोई भी प्लान्ड अथॉरिटी नहीं थी, प्लानिंग के साथ चीजें नहीं हो रही थी। यहां पर क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीजें की जाती, इकोनॉमी को प्रॉपर प्लानिंग के साथ मेंटेन किया जाता है। इसके बाद डिमांड एंड सप्लाई वाला जो फैक्टर था कि डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहां पर डिमांड बढ़ेगी चीजों की तो भी प्राइस वो स्टेबल ही रहते हैं। तो ये दो तीन चीजें इसमें अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बुराइयां ही हैं। दो तीन चीजें अच्छी भी है कि प्राइस को कंट्रोल करके रखती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइस कंट्रोल में नहीं था, डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हुई तो प्राइस घट गया। यहां पर ऐसा नहीं है कि डिमांड अगर बढ़ भी रही है तो एटलीस्ट उस प्राइस से मिनिमम एमआरपी एक सेट करके रखा गया है, उससे ज्यादा नहीं लिया जा सकता है। तो ये एक सही चीज होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी की। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो सिस्टम है जो सबसे बढ़िया माना जाता है, जिस सिस्टम को हमारे देश ने भी अपनाया है, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, यहां पर सरकार भी मार्केट के ऊपर कंट्रोल करेगी थोड़ा बहुत एक लेवल तक, और दूसरा प्राइवेट प्लेयर्स भी साथ में पार्टिसिपेशन करेंगे। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, आज हमारे यहां पर देखो प्राइवेट कंपनीज भी हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी है। कैसे, बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन की हम बात कर ली जाए तो प्राइवेट कंपनीज है। तो जब प्राइवेट कंपनीज और मतलब कैपिटलिस्ट और गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलजुल के काम करते हैं, और इकोनॉमी के जितने भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर किसी एक का कंट्रोल नहीं होता है। मतलब प्राइवेट कंपनी भी प्रोडक्शन कर रही है, सरकारी कंपनी भी प्रोडक्शन कर रही है। तो इस तरह का जो इकोनॉमिकल सिस्टम होता है उसे कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमिकल सिस्टम। और भारत के अंदर कौन सी इकोनॉमी को हम फॉलो करते हैं, किस इकोनॉमिकल सिस्टम को फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिकल सिस्टम को। इसे नोट कर लीजिएगा, यह आसान सा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। अब इसका फायदा क्या है, देखो सबसे पहला क्या है, गवर्नमेंट मार्केट को कंट्रोल करती है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। दूसरा फायदा यह रहता है कि मार्केट में कंपटीशन बनी रहती है, क्योंकि सारे प्राइवेट कंपनीज भी है, सरकारी कंपनीज भी है। तो जो कंपनी अपना प्रोडक्ट अच्छा लॉन्च करेगी, जिसके प्राइसेस कम होंगे, तो उस कंज्यूमर के पास एक चॉइस हो जाती है कि हाँ हम इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो ये चीज यहां पर रहती है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। दूसरी अगर बात की जाए कि प्राइस कंट्रोल यहां पर रहता है, ऐसा नहीं होगा कि चीजों की डिमांड बढ़ गई तो प्राइस एकदम बढ़ गया, ये चीज यहां पर नहीं रहता है। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस, की कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या था कि जो भी फैक्ट्री होगी, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, सब पे कंट्रोल किसका है, सरकार का है। कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं आ सकता, प्राइवेट कंपनीज नहीं हो सकती। बट यहां पर क्या होता है कि लोग अपना बिजनेस करने के लिए फ्री होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और याद रखिएगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी कंट्री में फॉलो की जाती है। हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है। मतलब सरकार का भी पार्टिसिपेशन है, कैसे, प्राइस रेगुलेट कर रही है सरकार, प्लान्स बना रही है इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, और प्राइवेट प्लेयर्स का भी यहां पर रोल होता है। जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, यहां पर प्रोडक्शन कर रही है प्राइवेट कंपनीज। तो इस तरीके से जो सिस्टम है उसे कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमिकल सिस्टम, और भारत भी मिक्स्ड इकोनॉमी को ही अपनाता है, याद रखिएगा। क्लियर है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी के बाद हम बात करते हैं कि जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है जिनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी बुक बड़ी फेमस है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसे भी नोट कर लीजिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन एंड फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स,
ये किसे कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ को। और वेल्थ ऑफ नेशंस ये बुक भी किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने ही लिखी थी। हालांकि एक कॉन्सेप्ट है, इस बुक को आप पढ़ेंगे, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उस टाइम पे इकोनॉमी को किस तरीके से देखा जाता था और इस व्यक्ति ने, इस सज्जन ने इकोनॉमी को किस तरीके से देखा था। इनने नजरिया ही चेंज कर दिया था। इसके बारे में हमारा की किसी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चलिए अभी हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब इसके बाद जो आपके एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट है वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं? सेक्टर्स का क्या मतलब है कि जो फैक्टर चल रहे हैं ना, कि प्रोडक्शन किया जा रहा है, कंजम्पशन किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, वो किन किन तरीके से किया जा रहा है, किन किन सेक्टर्स के अंदर किया जा रहा है। तो यहां पर 3 सेक्टर्स होते हैं, याद रखिएगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। आइए तीनों सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या कह रहे हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट एज दीज रिफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, vegetation, building materials and minerals, including hunting and gathering, pastoral activities, fishing, forestry, agriculture and mining and quarrying। काफी आसान सा है। देखिए जब भी आप तीनों सेक्टर्स को पढ़ें, चाहे प्राइमरी सेक्टर को पढ़ें, सेकेंडरी को पढ़ें या टर्सरी को पढ़ें, तीनों के बीच में एक लिंक बना के चलिएगा। बिकॉज एक भी सेक्टर अगर मिस हो गया, मतलब अगर एक भी सेक्टर हट गया तो दूसरे 2 सेक्टर्स किसी काम के नहीं होते हैं। अब क्यों नहीं होते वो आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, ये डिपेंडेंट होती है टोटली नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशरी की हम बात कर लेते हैं, फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर जितनी भी चीजें हो रही हैं, फिशरी की हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं, सारी की सारी डिपेंड किस पे है? नेचुरल रिसोर्स पे। मतलब मान लीजिए कोई किसान खेती करता है, खेती करने के बाद वो गेहूं को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है और लोग उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। बट जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट कहां से हुई है? वो स्टार्ट हुई है अपने एक नेचुरल रिसोर्सेज से। दूसरा अगर आप बात करेंगे पशुपालन की, पशुपालन भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है और ये भी किससे स्टार्ट हुई है? ये एक नेचुरल रिसोर्सेज से स्टार्ट हुई है। इसके बाद हम फिशरी की बात करें, फिशरी में जो मछलियां मिल रही है वो कहां से मिल रही है आपको? वो पानी से मिल रही है। और तो ये जितनी भी एक्टिविटीज जो नेचुरल रिसोर्सेस पे डिपेंड करती हैं, वो सारी एक्टिविटीज को कहा जाता है बेटा प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी है, शुरुआत है। तो ये सारी एक्टिविटीज में आपको ध्यान ये रखना है कि कैसे, कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है। यहां पर याद रखना है फिशरी आ जाएगी आपकी, एग्रीकल्चर आ जाएगा, फॉरेस्ट्री आ जाएगी, फिशिंग आ जाएगी। ये सारी की सारी आपकी प्राइमरी एक्टिविटी होती है। और जो लोग इन प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर काम करते हैं, इनमें एंगेज होते हैं, उन वर्कर्स को कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर्स। क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये बाहर काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि घर में बैठ के आप प्राइमरी एक्टिविटी कर रहे हैं, घर में बैठ के आप खेती कर रहे हैं, घर में बैठ के आप फिशिंग कर रहे हैं। नहीं, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है। और वो डिपेंड किस पे होती है? सारी प्राइमरी एक्टिविटी डिपेंडेंट होती है नेचुरल रिसोर्सेस पे। इतनी सी बात याद रखना कि जहां भी नेचुरल रिसोर्सेस आ जाएगा वहां पर वो सारी एक्टिविटीज किस में काउंट होगी? प्राइमरी एक्टिविटी में काउंट होती है। ठीक है। इसके बाद आती है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी या सेकेंडरी सेक्टर, इसे मशीनरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। क्यों? देखो प्राइमरी एक्टिविटी में हमने क्या किया, मान लो एग्जांपल के थ्रू हम एक बात करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर माइनिंग भी आती है। अब आपने क्या करा, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर माइनिंग के थ्रू आपने जमीन के अंदर से निकाला लोहा। अब आप उस लोहे को ले जाते हो फैक्ट्री में और फैक्ट्री में उस लोहे की क्या बना लेते हो? कार बना लेते हो। मान लो, मुझे पता है लोहे की कार नहीं बनेगी, बट स्टिल मान लीजिए कि आप उसकी कार बना लेते हो फैक्ट्री के अंदर जाके। अब सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि जब भी रॉ मटेरियल को, ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल को जो फिनिश गुड्स में तब्दील किया जा रहा है, मतलब उस लोहे को निकाला कहां से? माइनिंग से, जमीन से, मतलब एक नेचुरल रिसोर्सेस के थ्रू निकाला है, तो वो थी प्राइमरी एक्टिविटी। बाद में जब आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब कार में कन्वर्ट कर रहे हो, तो कहां कन्वर्ट कर रहे हो? फैक्ट्री में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जब भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो जो एक्टिविटी होती है जो उस फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है, उस एक्टिविटी को कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। देखिए अगर एग्जांपल की बात करें, सबसे पहले मैं डेफिनेशन पढ़ना चाहूंगा। इट इंक्लूड्स द इंडस्ट्रीज वेयर फिनिश प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी सेक्टर। वही बात है कि प्राइमरी सेक्टर में आपने जो नेचुरल मटेरियल निकाला था, उस नेचुरल मटेरियल को आगे जाके जब आप एक फिनिश गुड्स में तब्दील करते हैं,
तो जिस सेक्टर में फिनिश गुड्स में बदल रहा है, मतलब फैक्ट्रीज के अंदर बदल रहा है, इंडस्ट्री के अंदर बदल रहा है, उस फैक्ट्री के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है उन्हें सेकेंडरी एक्टिविटी कहा जाता है। और ये जो पूरा सेक्टर होता है इसे सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। क्लियर है? इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। दोनों चीजें याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात की जाए, अब यहां पर इसके एग्जाम्पल क्या है, एक और एग्जाम्पल बता देता हूं। मान लीजिए कि आपने प्राइमरी सेक्टर में आपने क्या कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आपने संतरों की खेती करी है। तो जब आपने संतरे की खेती करी तो वो खेती कौन से सेक्टर में आ गई, वो प्राइमरी सेक्टर में आ गई। अब क्या किया, उन सारे संतरों को ले जाया गया एक फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री में ले जाके उससे बना ली गई फ्रूटी। ठीक है, हालांकि फ्रूटी जो है वो आम से बनेगी, आई न्यू दैट, बट मान लीजिए कि कोई ऐसा ड्रिंक बना दिया गया संतरों से। अब वो जो ड्रिंक बनाया गया उससे जब पैक किया गया, मशीन के थ्रू उसका जूस निकाला गया, मतलब उस नेचुरल रिसोर्स को एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। वो कहां पर किया, वो करा उन्होंने सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और कहां करा, इंडस्ट्री के अंदर। इसीलिए इसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इसीलिए इसे कहा जाता है कौन सी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। याद रखिएगा, यहां पर काम करने वाले वर्कर्स को कहा जाता है ब्लू कॉलर वर्कर्स। याद रखिएगा, ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है यहां पर काम करने वाले वर्कर्स को। और 8 कोर इंडस्ट्रीज मानी गई है। किसी भी देश के अंदर यह माना जाता है कि सेकेंडरी सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। अगर ये 8 कोर इंडस्ट्री नहीं होगी ना तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डूब जाएगी। या एक भी सेक्टर के अंदर अगर प्रॉब्लम आई इन्हें 8 में से एक भी सेक्टर के अंदर, तो कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सेक्टर कौन से, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड एंड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी जो आती है सेक्टर, तीसरा सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्शरी एक्टिविटी। इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। देखो याद रखो, सर्विस मैंने आपको बताया था, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज वाला सर्विस ही है कि यहां पर कोई नई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या हो रहा था, कुछ नेचुरल रिसोर्स एक नई चीज निकल के आ रही थी, मतलब कोई गुड्स निकल के आ रहा था। सेकेंडरी के अंदर भी क्या हो रहा था, एक नई चीज बन के आ रही थी, फिजिकली चीज थी वो। बट टर्सरी एक्टिविटी में क्या होता है, यहां पर कोई फिजिकल चीज नहीं होती है, यहां पर ये सेक्टर सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर कहा जाता है। जैसे बात की जाए, यहां पर आईटी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, कंसल्टिंग की बात कर रहे हैं, बैंकिंग की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ट्रेड इसमें आएगा, ट्रांसपोर्टेशन इसमें आएगा, कम्युनिकेशन भी इसी के अंदर आता है। तो यहां पर क्या होता है, इस तरह की एक्टिविटीज में कोई नई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है, बट ये सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, कंजम्पशन के बाद जो चीजें होती है उसमें सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज जिस सेक्टर में होती हैं उस सेक्टर को कहा जाता है टर्सरी सेक्टर। मतलब यहां पर सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे आईटी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में कोई ये नहीं हो रहा है कि वो कोई फिजिकल चीज बना रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स के बग्स को हटा रहे हैं, सॉफ्टवेयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर जब इस तरीके की सर्विसेज दी जाती हैं तो इस सेक्टर को कहा जाता है सर्विस सेक्टर। याद रखिएगा, इंडियन इकोनॉमी के अंदर सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है। हाँ, पहले एग्रीकल्चर का था, मतलब पहले प्राइमरी सेक्टर का था, बट आज किसका है, आज सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है। और इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को कहा जाता है व्हाइट कॉलर वर्कर्स। तो ये 3 तरह के सेक्टर्स थे जिनको आपको समझना है। हालांकि आपने अपने स्कूल टाइम में भी इन सेक्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे काफी आसान सी चीजें हैं। अब हम देखने वाले हैं नेशनल इनकम का। अब ये नेशनल इनकम होती क्या है, व्हाट इज नेशनल इनकम। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, नेशन की इनकम, नेशनल इनकम मतलब साल भर के अंदर विद इन द 1 ईयर किसी कंट्री के लोग जितना भी प्रोडक्शन करते हैं, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल वैल्यू होती है विद इन 1 ईयर, याद रखिएगा, उन्हें ही कहा जाता है नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। याद रखिएगा, किसी कंट्री के सिटीजन कितना प्रोडक्शन करते हैं एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का, उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज को जब आप मनी में निकालोगे, जब आप पैसों में निकालते हो, उसी को कहा जाता है किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए नेशनल इनकम निकालने के लिए काफी सारे मेथड्स होते हैं। हालांकि आपके एग्जामिनेशन के अंदर हम उन मेथड्स को नहीं पढ़ेंगे। एक इनकम मेथड होता है, एक एक्सपेंडिचर मेथड होता है। सबसे बेस्ट मेथड यहां पर माना जाता है एक्सपेंडिचर मेथड, ये चीज याद रखिएगा। बट हमको नेशनल इनकम के कुछ दूसरे पॉइंट्स को भी चेक करना पड़ेगा, जिस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे जीडीपी के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाएगा, एनडीपी के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाएगा, जीएनपी के फॉर्म में किया जाएगा और एनएनपी के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है नेशनल इनकम में कि लोग कितना कमा रहे हैं, एक देश के अंदर साल भर के अंदर लोग कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस कर रहे हैं,
मतलब जिस कंट्री की नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है वो कंट्री इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल होगी, जिस कंट्री की नेशनल इनकम बहुत कम है वो कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल हो ही नहीं सकती। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो किसी भी देश की नेशनल इनकम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी का सूचक होता है, वो बताता है कि कंट्री कितनी इकोनॉमिकल स्टेबल है। अब भारत की नेशनल इनकम को सबसे पहली बार कैलकुलेट करने की कोशिश की थी दादा भाई नौरोजी जी ने, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देखिए, इन्होंने ये कोशिश तब की जब भारत था ब्रिटिशर्स के हाथों में। ब्रिटिशर्स का एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से भारत की इकोनॉमिकल वेल्थ को ड्रेन कर लें। यहां पर जितने भी डेवलपमेंट किए गए, रेलवे की स्थापना की गई, ब्रिटिशर्स ने जितनी भी फैक्ट्रीज लगाई, ये सारी की सारी उनकी सुख सुविधाओं के लिए थी, भारतीयों के लिए नहीं था। और मेन मोटिव एक ही था कि भारत के जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे फिर वो इकोनॉमिकल रिसोर्सेस की बात की जाए, नेचुरल रिसोर्सेस की बात की जाए या हमारे लेबर्स की बात की जाए, सभी का यूज किया जाए और हमारी इकोनॉमी को ड्रेन कर लिया जाए। इसी बात को देखते हुए यहां पर दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश करी 1876 में। इसलिए उन्हें फादर ऑफ नेशनल इनकम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक थ्योरी भी प्रेजेंट की थी, वो थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारे देश की इकोनॉमिकल वेल्थ को ड्रेन कर दिया है। ड्रेन का मतलब समझ रहे हैं आप, बहा दिया है, कि भारत से लेके उन्होंने हमारी इकोनॉमी को पूरा का पूरा ड्रेन कर दिया था। यूके के अंदर काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये पढ़िएगा। इसके अलावा इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसके बारे में कई एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बेटा, उस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा, बुक्स भी पूछ ली जाती है कई बार। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद 1949 में देश के आजाद होने के बाद एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी। इस कमेटी का उद्देश्य था कि देश के अंदर हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। इस कमेटी के जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे देश के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम हम आगे सुनेंगे जब हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पीसी मालविस। इसके अलावा बात की जाए डॉक्टर गॉडगिल और वी.के.एन.वी. राव, ये सारे लोग देश के बड़े इकोनॉमिस्ट थे। और आगे जब हम इकोनॉमिकल प्लानिंग पढ़ेंगे तो इनका नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि आज के टाइम में हमारे देश में नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है, कौन सी संस्था करती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड इंडिया एंड डेवलपमेंट के अंदर आती है हमारा सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, मतलब CSO, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस जो है वो हमारे देश में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। यह ऐसा क्वेश्चन है जो वेरियस एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इंडियन प्लानिंग की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। प्लानिंग इन इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे इकोनॉमिक्स का। अगर आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, इवन अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी प्लानिंग इन इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, भारत के अंदर भारत की इकोनॉमी किस तरीके की होगी, इसकी प्लानिंग आजादी के बाद नहीं हुई थी, इसकी प्लानिंग काफी पहले से की जा रही थी। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने यह देखा कि देश अगर आजाद हो गया तो देश की आजादी के बाद जो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के सामने होने वाली है वो है देश की इकोनॉमी का कमजोर होना, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी। हम सभी ने देखा है कि आज भी ऐसी समस्याएं देश के अंदर है, और जब देश आजाद हुआ तो ये समस्याएं काफी ज्यादा थी। इसीलिए कुछ लोग देश में ऐसे थे जिन्होंने भारत के आजाद होने से पहले ही यह सोचना शुरू कर दिया था कि भारत के अंदर इकोनॉमिकल प्लानिंग किस तरीके से की जाए और किस तरीके की भारत की इकोनॉमी होनी चाहिए। इसका सबसे पहला ब्लूप्रिंट दिया था 1934 में एम विश्वेश्वरैया जी ने। याद रखिएगा, फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी दिया था यहां पर एम विश्वेश्वरैया जी ने। और यहां पर एक थ्योरी भी प्रेजेंट की थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थ्योरी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी है। अब देखिए, इनका जो बुक, जिस बुक के अंदर, ये बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इस बुक के अंदर इन्होंने एक ब्लूप्रिंट दिया था कि भारत का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। मतलब एक इकोनॉमिकल प्लानिंग का इन्होंने स्ट्रक्चर बताया था कि डिफेंस इस तरीके का होना चाहिए हमारा, इसके अलावा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज मार्केट में इस तरह की होनी चाहिए, इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट इन्होंने दिया था, बट उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इनके इस ब्लूप्रिंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। इन्होंने एक और चीज इसमें बहुत अच्छी कही थी कि हमें, अभी हमारा देश एग्रीकल्चर के ऊपर है, 1930s की बात चल रही है, उस समय पर देश की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो इकोनॉमी से, देश की इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर से हमें इंडस्ट्री पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात भी यहां पर कही थी। और इन्होंने यह भी कहा था कि 10 साल के अंदर अगर हमने इस प्लान को अपना लिया
तो 10 साल के अंदर ही जो नेशनल इनकम हमारी है वो डबल हो जाएगी। ये टारगेट रखा गया था इस ब्लूप्रिंट के अंदर। हालांकि इससे फिर एक्सेप्ट किया नहीं गया, आप सभी जानते ब्रिटिशर्स क्यों इसे एक्सेप्ट करेंगे। बट ये ब्लूप्रिंट सबसे पहले किसने दिया था? एम विश्वेश्वरैया जी ने। याद रखिएगा बुक का क्या नाम था? द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसके बाद 1938 के अंदर कांग्रेस ने एक प्लान प्रेजेंट किया। कांग्रेस ने प्लान ब्रिटिशर्स के सामने प्रेजेंट किया और ऑफिशियली प्रेजेंट किया कि भारत की इकोनॉमी अब कुछ इस तरीके की होगी। क्योंकि हुआ क्या था, इस समय तक आते आते भारतीयों को भी ब्रिटिश लेजिस्लेचर के अंदर मतलब सरकार के अंदर कुछ प्रतिनिधित्व मिल रहा था, पॉलिटिकल चेंजेस आते जा रहे थे। अब यहां पर क्या हुआ, हरिपुर अधिवेशन 1938, कांग्रेस फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। पहली बार कांग्रेस ने ऑफिशियली प्लान की डिमांड करी कि भारत का एक प्रॉपर इकोनॉमिकल प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी तरीके से भारत की इकोनॉमी जो है वो चलती जा रही है, कोई बिना प्लान नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो पहली बार ऑफिशियली डिमांड की गई थी हरिपुर अधिवेशन के अंदर 1938 में। एम गांधी वॉज अगेंस्ट द एफसीसीआई एंड सेंट्रलाइज सेंट्रल प्लानिंग। देखिए इसके पहले भी दो प्लान आए थे, एक फिक्की प्लान आया था और एक सेंट्रलाइज स्टेट प्लानिंग आई थी। महात्मा गांधी इस चीज के अगेंस्ट थे और इसीलिए उन्होंने क्या कहा था कि देखिए महात्मा गांधी हमेशा से ये चाहते थे कि इंडस्ट्री का विकास हो रहा है बट हमें ज्यादा जरूरत है गांव के विकास की। महात्मा गांधी ने हमेशा कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर जोर दिया, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करी और हमेशा उन्होंने गांवों को बेहतर बनाने की बात करी, मतलब विलेज के डेवलपमेंट की बात करी, जबकि ज्यादातर प्लान्स के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। आगे बात की जाए, इसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया 1938 के अंदर। इसमें 15 मेंबर्स थे और जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। बट क्या हुआ, इस कमेटी को एक काम दिया गया था कि देश के लिए एक इकोनॉमिकल प्लान आपको तैयार करना है। बट इन बिटवीन होता है कि वर्ल्ड वॉर आ जाता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन बिटवीन आ जाता है और एक कमेटी का काम इंटरप्ट हो जाता है। और इस कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट पब्लिश करी थी वो करी थी 1949 के अंदर। इस फाइनल रिपोर्ट के बाद ही देश में प्लानिंग कमीशन बना था, जो आगे आप देखेंगे कि देश में जो प्लानिंग आयोग था या हमारा जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, वो इसी प्लान के ऊपर डिपेंड था, इसी प्लान का ही एक मॉडिफाइड वर्जन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1944 में आता है द बॉम्बे प्लान। द बॉम्बे प्लान के अंदर याद रखिएगा भारत के जो 8 मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो मेजर कैपिटलिस्ट थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जिनका प्रतिनिधित्व यहां पर कर रहे थे जहांगीर, रतनजी, दोदबे, टाटा, मतलब यहां पर बात की जा रही है हम JRD टाटा जी की। JRD टाटा जी ने इन सभी 8 जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इनका एक ये कह सकते हैं कि ग्रुप बनाया और इस ग्रुप के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? JRD टाटा जी थे और उन्होंने देश के लिए एक इकोनॉमिकल प्लान का एक ब्लूप्रिंट प्रेजेंट किया। अब देखिए जब इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रेजेंट किया तो ऑब्वियसली यहां पर ज्यादा तवज्जो किसको मिल रही होगी? यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई इंडस्ट्री को। इस प्लान में भी यह कहा गया कि इंडस्ट्री को डेवलप किया जाना चाहिए, बट यहां पर यह नहीं किया गया था। यहां पर यह भी बोला कि इंडस्ट्री को पहले डेवलप करो और साथ साथ एग्रीकल्चर को भी डेवलप करते जाओ। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री को जो है वो प्राथमिकता दी गई थी और सेकेंडरी प्राथमिकता, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर को यहां पर दी गई थी। इसका टाइटल था वो था अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है कि कौन से इकोनॉमिकल प्लान का टाइटल था अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, तो वो था द बॉम्बे प्लान। इसे बिरला टाटा प्लान के नाम से भी जाना जाता है। छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको याद रखना है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। 1944 के अंदर जो बॉम्बे प्लान के अंदर जो मेंबर्स थे उनका नाम देख लीजिएगा। JRD टाटा है, घनश्याम दास बिरला जी है, इसके अलावा लाला श्रीराम जी भी हैं। तो ये सारे नाम यहां पर मैंने लिख दिए हैं। जॉन मथाई जी भी इसके अंदर हैं, ताकि अगर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि कितने मेंबर्स थे, उनका नाम क्या था, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है गांधी योजना, जिसे गांधीयन प्लान भी कहा जाता है। 1944 के अंदर था। इसे श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने सबमिट किया था। याद रखिएगा गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, गांधी जी जिस तरीके के इकोनॉमी को सोचते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जगह एग्रीकल्चर को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, उनकी इसी प्लानिंग को एक कह सकते हैं कि एक थ्योरी के फॉर्म में उतारा था। जिन्होंने उतारा था उनका नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल जी। 1944 के अंदर आया था और इस प्लान में अपोज किया गया था बॉम्बे प्लान को। बॉम्बे प्लान को अपोज इसलिए किया था क्योंकि बॉम्बे प्लान में किसकी बात की गई थी? इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात की गई थी। और मैं आपको बता चुका हूं कि गांधी जी का मानना यह था कि गांवों को डेवलप करो, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ठीक है बट सबसे पहले देश में गांवों को डेवलप करना जरूरी है। तो बॉम्बे प्लान के अगेंस्ट में इस प्लान को उतारा था। आगे बात करते हैं यहां पर, यह प्लान
हैवी इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉम्बे प्लान में हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई थी। हम स्टील फैक्ट्रीज को लगाएंगे, हम आयरन फैक्ट्रीज को लगाएंगे ताकि देश में उत्पादन बढ़े। और यहां पर ये जो प्लान था ये टोटली इसके अगेंस्ट था। किस पे डेवलपमेंट की बात की गई थी? विलेज के डेवलपमेंट की बात की गई थी और एग्रीकल्चर की बात की गई थी। साथ ही साथ कॉटेज इंडस्ट्री के प्रमोशन की भी बात की गई थी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, याद रखिएगा जब भी गांधी जी के इकोनॉमिकल प्लानिंग के बारे में बात आएगी, गांधी जी ने हमेशा से ही कॉटेज इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात की है। साथ ही साथ गांधी जी ने यह कहा है कि गांवों का विकास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर किसी चीज का विकास करना है, देश में इकोनॉमी को मजबूत करना है, तो सबसे पहले गांवों का विकास करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लान आता है वो प्लान आया था 1945 में, जिसे द पीपल्स प्लान के नाम से जाना जाता है। पीपल्स प्लान को लेकर आए थे एम.एन. रॉय साहब। आपको याद होगा कि पॉलिटिकल साइंस की जब हम क्लासेस ले रहे थे उस समय पर भी मैंने एम.एन. रॉय साहब के बारे में आपको कुछ बताया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कहा था। पीपल्स प्लान, लोगों की योजना, इसे लेकर आए थे एम.एन. रॉय साहब। इस तरह के क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं और ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के ऊपर ये बेस थी। मैं आपको बता चुका हूं कि एम.एन. रॉय साहब जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे और यहां पर उन्होंने ये कहा कि किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में इकोनॉमिकल प्लानिंग को ना दिया जाए, या इकोनॉमी जो है वो देश के किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स के पास नहीं होना चाहिए। लोगों का, सभी का इस पे बराबर अधिकार होना चाहिए। एक प्लान इसी के तहत, इसी योजना के तहत इन्होंने प्रस्तुत भी किया, जिसका नाम था द पीपल्स प्लान। याद रखिएगा, इस प्लान में इन्होंने सबसे पहले यह कहा कि लोगों की बेसिक नेसेसिटीज को पूरा किया जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात बाद में की जाएगी, एग्रीकल्चर की बात बाद में की जाएगी। सबसे पहले 3 चीजों के बारे में सोचना होगा, रोटी, कपड़ा और मकान। यहां पर इस चीज की यहां पर इन्होंने बात करी थी। आगे बात की जाए और इसके अंदर इन्होंने एग्रीकल्चर को भी इंपॉर्टेंस दिया, इंडस्ट्री को भी इंपॉर्टेंस दिया, दोनों को ही इन्होंने इंपॉर्टेंस यहां पर दिया था, याद रखिएगा। बट जैसा कि मैंने बताया कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर बाद में, सबसे पहले क्या है? बेसिक नीड्स, और बेसिक नीड्स के बाद इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर पे के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट प्लान आता है सर्वोदय योजना, 1950 के अंदर आया था। जयप्रकाश नारायण जी ने इसे फॉर्मुलेट किया था, याद रखिएगा। विनोबा भावे जी का जो कॉन्सेप्ट था सर्वोदय, सबका विकास, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर यह प्लान बेस्ड था। और गांधी जी का जो प्लान था, जो गांधीयन प्लान था, उसी से यह सिमिलर था, क्योंकि इसमें भी कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात की गई थी, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की बात की गई थी, साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस की बात की गई थी कि हमारे देश को किसी दूसरी कंट्री पे किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं होना है। तो ये कुछ बातें इस प्लान के अंदर की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो देश में इकोनॉमिकल प्लानिंग बनाने के लिए कमीशन बनाया गया, जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का योजना आयोग, जिसे 15 मार्च 1950 को एस्टैब्लिश किया गया। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी इसके पहले चेयरमैन थे, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते थे। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते थे। अब मैं होते थे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्लानिंग कमीशन है ही नहीं। अभी कौन है? नीति आयोग है। आगे इनके बारे में भी पढ़ेंगे, नीति आयोग के बारे में। टोटल इसमें 8 फुल टाइम मेंबर्स होते थे और ये 5 साल के प्लान्स को बनाते थे। याद रखिएगा, ये सिर्फ प्लान बनाते थे, प्लान देश में लागू होगा नहीं होगा इस पे विचार करते थे एनडीपी। एनडीपी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन सिर्फ प्लान बना रहा है कि ये प्लान है, इस तरीके से हम करेंगे। इस पे जो फाइनल डिसीजन लेता था वो लेता था एनडीपी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 6 अगस्त 1952 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसके मेंबर्स कौन कौन होते थे देख लीजिए। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री, उसके बाद सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूटीज और द मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग अर्सवेयर प्लानिंग कमीशन। देखिए अब अभी के टाइम पे क्या है, नीति आयोग के भी सारे मेंबर्स इसके मेंबर्स होते हैं, बट जब नीति आयोग नहीं बना था उससे पहले प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन के सारे लोग इसके मेंबर्स होते थे। याद रखिएगा, थोड़ा सा ये स्टैटिकल चीजें हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि रटना पड़ेगा, बट हाँ थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अब आगे हुआ ये कि 2015 के अंदर हमने देखा कि एक नया आयोग आया प्लानिंग कमीशन के नाम पे, प्लानिंग कमीशन की जगह पे, नाम पे नहीं, प्लानिंग कमीशन की जगह पर। प्लानिंग कमीशन को लेके कई कंप्लेंट्स थी, कई खामियां थी। ये कहा जा रहा था कि ग्राउंड लेवल पे प्लानिंग कमीशन के थ्रू सही तरीके से काम नहीं किया जा सकता। ये एक मेजर रीजन था।
इसी कारण से एक ऐसी बॉडी को लाना जरूरी था जिसका ज्यादा ध्यान ग्राउंड लेवल पे रहे, ग्राउंड लेवल पे वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। और इसी के बाद 1 जनवरी 2015 को एक नई बॉडी स्टैब्लिश की गई जिसका नाम था नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, इसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? और मैंने जैसा बताया कि इनका जो मेन मोटिव था वो था बॉटम अप अप्रोच, कि जमीन से अप्रोच लिया जाए, जमीन के अंदर, मतलब ग्राउंड लेवल पे इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सुधारा जाए, समस्या क्या है उनको पहचाना जाए। यही मेन मोटिव था कि नीति आयोग को लेकर आया गया था। आगे बात करते हैं। इसके अलावा बात की जाए कि नॉलेज एंड द इनोवेशन हब बिल्ड्स द थिंक टैंक ऑक्यूमेंट नीति आयोग। सबसे पहले 3 साल किस तरह के एजेंडाज होते हैं इनके 5 साल के एजेंडाज नहीं होते, जैसे 5 ईयर प्लानिंग, इस तरीके के एजेंडाज नहीं होते। यहां पर कैसे होते हैं, जैसे 3 ईयर का एक्शन एजेंडा हो गया है, 7 ईयर्स का मीडियम टर्म स्ट्रेटजी प्लान हो गया है, 15 ईयर्स का विजन डॉक्यूमेंट हो गया है। इस तरीके के प्लान करते हैं, कई बार ये ईयरली प्लान भी कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर वो सभी जगह पर फोकस कर पाए, वो 5 साल वाले सिनेरियो में नहीं जाता नीति आयोग। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनका स्टैटिकल इंपॉर्टेंट यहां पर ज्यादा है। इसके मेंबर्स कौन होते हैं देख लीजिए, चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये पॉइंट याद रखना कि नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी के चेयरमैन कौन है बता दीजिएगा। वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं उनको अपॉइंट भी प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो वाइस चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट भी कौन करते हैं, देश के प्रधानमंत्री ही करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेंबर्स को देखेंगे तो गवर्निंग काउंसिल के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज, रीजनल काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, और एडहॉक मेंबरशिप होते हैं जिसमें 2 मेंबर्स होते हैं एक्स ऑफिसो कैपेसिटी फ्रॉम लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑन रोटेशनल बेसिस। ये हालांकि इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, बट आप एक बार याद रखिएगा 2 चीजें इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज, चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर, और जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं उन्हें भी अपॉइंट कौन करेगा, उन्हें भी अपॉइंट देश के प्रधानमंत्री ही करते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए आगे कुछ और मेंबर्स भी होते हैं यहां पर, इसे बात कर लीजिए। एक्स ऑफिसो मेंबरशिप होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं एक फिक्स टेन्योर के लिए। स्पेशल इनवाइटीज होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कि कॉमर्स के अंदर और बेसिकली मैं कहूं कि इकोनॉमी के अंदर काफी स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिन्हें याद रखना है। अब हम आते हैं प्रॉपर प्लानिंग के ऊपर। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। याद रखिएगा जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है कि 5 साल की जो प्लानिंग होगी, 5 ईयर प्लानिंग होगी, ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है यूएसएसआर से, मतलब जो आज के रशिया है वहां से हमने 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट लिया है। याद रखिएगा पहला 5 ईयर प्लान था 1951 से लेकर 1956 तक। याद रखिएगा किसके मॉडल पे बेस्ड था, हैरोल्ड डॉमर के मॉडल के ऊपर बेस्ड था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला 5 ईयर प्लान किसके मॉडल के ऊपर बेस्ड था, तो हैरोल्ड डॉमर के मॉडल के ऊपर ये बेस्ड था। और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो याद रखिएगा वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मतलब जब देश आजाद हुआ, देखिएगा 1951 के अंदर इस प्लान की शुरुआत हो गई थी। इसको 5 ईयर प्लान क्यों बोल रहे हैं कि 5 साल तक हम इस प्लानिंग पे काम करेंगे और फिर हम आउटकम देखेंगे कि इस प्लानिंग का आउटकम कितना निकला है, क्या हम सक्सेसफुल रहे हैं नहीं रहे हैं। यही तो समस्या थी 5 ईयर प्लान में कि उस टाइम पे चेक नहीं करते थे, 5 साल बाद चेक किया जा रहा था। हालांकि कुछ मेजर चेंजेस बाद में हुए थे, बट ये 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट था इसे चेंज करना था, इसलिए नीति आयोग को लेकर आना यहां पर जरूरी था। चलिए आगे देखते हैं यहां पर क्या था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेजर ऑब्जेक्ट था याद रखिएगा वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मतलब देश को सबसे पहले हमको बनाना है फूड सफिशिएंट। इसका मतलब यह था कि 1951 के अंदर भी जो गेहूं होता था, जो अनाज होता था, वो हम बाहर से मंगवा रहे थे। हां, आपको जान के हैरानी हो रही होगी, बट ये बात सच है। गेहूं हो गया है, चावल हो गया है, ये सारी चीजें देश में इतनी नहीं हो पाती थी कि देश के लोगों के लिए पूरी पड़ जाए, हमें इसे बाहर से मंगवाना पड़ता था। तो यहां सबसे पहला गोल था कि कम से कम खाने पीने की चीजों के लिए तो हमें किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना रहना पड़े। इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे पहली प्राथमिकता दी गई एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को। इसके अलावा रिहेबिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, क्योंकि रिफ्यूजीज देश में काफी हो गए थे, आप सभी जानते हैं। एक दुखद घटना भारत पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान से जो लोग हमारे देश में आए उनको सेटल करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव रखा गया, बट मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट।
इसमें टारगेट रखा गया था कि 2.1% की ग्रोथ होगी हमारे देश में, टारगेट रखी गई थी। अचीव हमने कितनी करी थी? अचीव हमने करी थी 3.6% की ग्रोथ रेट से हमने इसे अचीव कर लिया था, जो कि काफी अच्छा थी। इसी 5 ईयर प्लान के अंदर 5 IITs को स्टैब्लिश किया गया। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि हायर एजुकेशन के लिए बॉडी है, संस्था है, उसे स्टैब्लिश किया गया था। भाखरा नंगल डैम और हीराकुंड बांध को स्टैब्लिश किया गया था। और ये प्लान हमारा, ये 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि मॉनसून बहुत अच्छा रहा था इस साल। तो ये था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कब से कब तक चला, ईयर याद रखिएगा, 1951 से 1956 तक चला। इसके बाद आता है हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान चलता है 1956 से लेके 1961 में। यह प्लान किसके मॉडल पे बेस्ड था? यह प्लान बेस्ड था पीसी महलनोबिस के मॉडल पे बेस्ड था। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीसी महलनोबिस, इन्होंने यूरोप के अंदर, या कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली मैं बात करूं कि रशिया के अंदर जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इसको उन्होंने काफी गहन तरीके से अध्ययन किया था। और इन्होंने ये देखा कि अगर हम हमारे देश में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आए तो हमारी इकोनॉमिक हालत भी बहुत सही हो सकती है। इसीलिए ये जो प्लान था सेकंड 5 ईयर प्लान, जो कि पीसी महलनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था, इस प्लान में इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया। मतलब यहां पर जो ज्यादा ध्यान दिया गया वो दिया गया था कि हमें देश में ज्यादा से ज्यादा हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना है। जैसे आयरन और इंडस्ट्री की बात कर ली जाए, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात कर ली जाए, भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था इस प्लान के अंदर। प्लान को बढ़ावा देने में याद रखिएगा सबसे बड़ा योगदान यहां पर किसका आ रहा है? पीसी महलनोबिस का योगदान था। क्लियर है पॉइंट? और ये नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, या कह सकते हैं कि सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सीएसओ के नाम से जानते हैं, इसके फाउंडर भी है। जी हां, इसीलिए 29 जून को इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम नेशनल स्टैटिक्स डे भी मनाते हैं। छोटी छोटी बातें हालांकि आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, टारगेट कितना रखा गया था? यहां पर टारगेट रखा गया था 4.6% का टारगेट रखा गया था। अचीव हमने कितना करा? 4.27% यहां पर लगभग आपने टारगेट अचीव किया था। इस टाइम पर भी बहुत सारे प्लांट्स बने थे, जैसे भिलाई स्टील प्लांट हमने रशिया के सहयोग से बनाया, दुर्गपुर स्टील प्लांट हमने ब्रिटेन के सहयोग से बनाया, राउरकेला स्टील प्लांट हमने वेस्ट जर्मनी के सहयोग से बनाया। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1957 विद होमी जहांगीर बाबा एज द फर्स्ट चेयरमैन। इसी प्लानिंग के तहत एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया, जिसके चेयरमैन कौन थे? होमी जहांगीर बाबा। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च वाज एस्टैब्लिश। फर्स्ट टीवी ब्रॉडकास्ट भी हुआ था। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 के अंदर, मतलब इसी प्लान के अंदर बना था। बहुत सारी चीजें हमने इस प्लान के अंदर कही थी, बट हमारा जो मेजर लक्ष्य इस प्लान के अंदर था वो क्या था? वो था कि देश के अंदर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आना और हेवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात यहां पर सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो इसे आपको याद रखना है। देखिए, सेकंड 5 ईयर प्लान यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि सबसे चर्चित 5 ईयर प्लान था। याद रखिएगा, चर्चित क्यों था ये मैं आगे बताऊंगा। इस याद रखिएगा, ये 1961 से 1966 तक चला। एस चक्रवर्ती एंड प्रोफेसर सैंडी मेड इट, मतलब इन्हें इस प्लान को मेजरली जो एक ब्लूप्रिंट दिया था वो दिया था एस चक्रवर्ती जी ने, और प्रोफेसर सैंडी जी ने इसे बनाया था। इस प्लान को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। एम गॉडगिल का बहुत ज्यादा योगदान था इस प्लान के अंदर, इसीलिए गॉडगिल जी की योजना के थ्रू इस प्लान को बनाया गया था। इसीलिए इस प्लान को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से प्लान को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा थर्ड 5 ईयर प्लान को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। टारगेट था सेल्फ रिलायंस, मतलब सक्षम बनना है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को ही बराबर इसमें तवज्जो दी गई थी। मतलब 50% अगर एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दी गई है तो 50% इंडस्ट्री को भी इंपॉर्टेंस दी गई थी। जैसे 5 ईयर प्लान, पहले 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, दूसरे में इंडस्ट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, और तीसरे में दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। मेन टारगेट यह था कि इकोनॉमिकली हम इंडिपेंडेंट बन जाए, किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। और दोनों प्लान्स के बाद एक जोश हमारे देश के लोगों में था, सरकार भी जोश में थी, और यहां पर एक टारगेटेड ग्रोथ सेट कर दी गई 5.6, बट ये प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया और हम केवल 2.4% ग्रोथ को अचीव कर पाए।
और ये पहला प्लान था जिसे सरकार ने खुद फेल डिक्लेयर किया था। इसके पहले, इसके बाद भी कुछ प्लान फेल हुए, बट जिस प्लान को सरकार ने खुद बोला था कि ये प्लान फेल हो गया है, वो सिर्फ पहला प्लान था, वो था थर्ड 5 ईयर प्लान। फेल क्यों हुआ? ठीक है, इसके बहुत सारे मेजर रीजंस यहां पर थे। याद रखिए, ये है डीआर गॉडगिल, इन्हीं के नाम से इस प्लान को जाना जाता है, गॉडगिल योजना। इसके बहुत सारे रीजन थे। देखिए, सबसे पहला रीजन था 1962 में हुआ इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर के बाद इंडो पाक वॉर 1965 के अंदर हुआ। एक बहुत बड़ा फेमाइन हमने झेला था 64-65 के अंदर, एक फेमाइन आया था बहुत बड़ा, भारत के अंदर एक भुखमरी जैसी स्थिति बन गई थी, सूखा पड़ गया था। इसके अलावा भी एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी नेगेटिव चली गई थी। क्यों चली गई थी? क्योंकि फेमाइन आ गया था। देखिए, ऑलरेडी 2 वॉर हमने झेले, एग्रीकल्चर ग्रोथ नेगेटिव हो गई, और साथ ही साथ ऑयल क्राइसिस भी आ गए थे 1963-1964 में, और हमने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को भी इस प्लान में खो दिया था। जी हां, यहां पर मैं बात कर रहा हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, और यहां पर बात कर रहा हूं मैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। इसके बाद इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी। उस समय देश का जो इन्फ्लेशन रेट था वो लगभग 36% तक था, बहुत ज्यादा था। बजट के अंदर बहुत समस्याएं हो रही थी, और हमने रुपीस का डिवैल्यूएशन कर दिया 1966 के अंदर। यह प्लान इसीलिए बहुत ज्यादा फेल हो गया था, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमने इसके झेलनी पड़ी थी। बट इसके बाद कुछ अच्छी चीजें भी हुई थी, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन यहां पर आया था इस प्लान के बाद। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आपसे पूछा जाता है कि किस प्लान के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन देश में आया था, तो याद रखिएगा 4th 5 ईयर प्लान के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन देश में आ गया था, पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो गया था। यह पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद आता है थर्ड 5 ईयर प्लान। 1961 से 1966 तक ये प्लान चला, और एक फेल प्लान था। फेल प्लान क्यों था, ये फेल क्यों रहा, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये प्लान गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज डॉक्टर डीआर गॉडगिल ने इस प्लान को बनाया था। टारगेट ग्रोथ रखी तो गई थी 5.6%, बट अचीव हम कर पाए सिर्फ 2.4%। इस प्लान के अंदर जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जाए, और सेल्फ रिलायंस, या हम ये कह सकते हैं कि एक टारगेट बना लिया था कि हमको आत्मनिर्भर बनना है किसी भी चीज को, चाहे वो इंडस्ट्री हो या कृषि हो, खेती हो, उसके लिए आत्मनिर्भर बनना है। याद रखिएगा, ये एक फेल प्लान था। फेल क्यों हुआ, इसके काफी ज्यादा रीजंस है, जैसे इंडो चाइना वॉर 1962, इंडो पाक वॉर 1965, 64-65 में देश में एक अकाल जैसी सिचुएशन भी बनी। इसके अलावा हमारा जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो नेगेटिव में चली गई। क्यों गई? इसका सीधा कनेक्शन इससे था, क्योंकि पानी नहीं गिरा, सूखा बहुत ज्यादा पड़ गया। इसके अलावा ऑयल क्राइसिस भी हुए, और देश ने 2 प्रधानमंत्रियों को भी खो दिया। 2 प्रधानमंत्री थे यहां पर, अगर हम बात करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरे यहां पर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अब इस प्लान के फेलियर के बाद यहां पर हमने ब्रेक लिया और डिक्लेयर कर दिया प्लान हॉलिडे। याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन से 5 ईयर प्लान के बाद प्लान हॉलिडे डिक्लेयर किया गया था, तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद प्लान हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया। प्लान हॉलिडे का बेसिकली मतलब यह था कि अब हम 5-5 साल के प्लान नहीं बनाएंगे, अब हम 1-1 साल के प्लान बनाएंगे, बिकॉज इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई थी, और जल्दी से प्लान्स को बना के उनमें अगर कोई समस्या है तो समस्याओं को सुलझाना जरूरी था। इसलिए प्लान हॉलिडे लिया गया, और 1-1 साल के 3 प्लान्स बनाए गए। 1966 से 69 तक प्लान हॉलिडे चला। अब इसी टाइम पे इंदिरा गांधी देश की पीएम भी बनी। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो गया था, लगभग 36% का इन्फ्लेशन रेट था, और भारत ने अपने रुपीस का डिवैल्यूएशन भी किया, मतलब अपने रुपीस की कीमत को कम भी किया था। कीमत को कम इसलिए किया था ताकि फॉरेन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके। ये एक छोटा सा मुद्दा, या कह सकते हैं एक छोटा सा रीजन यहां पर था। इसके बाद यहां पर आता है हमारा 4th 5 ईयर प्लान। पहले हम 4th 5 ईयर प्लान देखेंगे, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, याद रखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन 4th 5 ईयर प्लान के समय भारत में आ गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन हम सभी जानते हैं, जिसे हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। नॉर्मन बोरलॉग एंड विलियम गॉड इसके जनक माने जाते हैं, बट नॉर्मन बोरलॉग को फादर माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं एमएस स्वामीनाथन जी। याद रखिएगा, दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। इसके बाद बात की जाए, इसमें बेसिकली हाई यील्डिंग वीड्स, HYV वीड्स, हाई यील्डिंग वीड्स की या हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीड्स की यूज किया गया था। ऐसे बीजों का उपयोग किया गया था जिनके द्वारा ज्यादा उत्पादन किया जा सकता था। हालांकि इसमें केमिकल और फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज किया जाता था।
इसको लेकर कई बार आलोचनाएं भी की गई थी। साथ ही साथ इसका फायदा पूरे देश को नहीं हुआ था। पंजाब की बात कर ली जाए, हरियाणा की बात कर ली जाए, यहां पर इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा पूरे देश को नहीं हो पाया था। आप याद रखिएगा 4th 5 ईयर प्लान के अंदर ही आया था। अब 4th 5 ईयर प्लान चलता है 1969 से 1974 तक। ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल ऑर्डर, ग्रोथ विद जस्टिस। टारगेट रखा गया था 5.7%, अचीव कर पाए हम लगभग 3.6% अप्रोक्स। इतना ही हम अचीव कर पाए। क्यों समस्याएं थी? क्योंकि बड़ी समस्याएं थी, पॉपुलेशन देश की ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, गरीबी थी, बहुत ज्यादा इकोनॉमी हमारी कमजोर हो रही थी इस समय पर, इसलिए टारगेटेड ग्रोथ को हम अचीव नहीं कर पाए थे। बट कुछ रीजंस फेलियर के दूसरे भी यहां पर थे। देखिए यहां पर अगर बात की जाए कि इंडो पाक वॉर 1971 हो गया, बांग्लादेश रिफ्यूजी की समस्या आ गई। जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से अलग हुआ, तो बांग्लादेशी रिफ्यूजी की समस्या भारत में भी आई। ऑयल क्राइसिस फिर से हुआ 1974 के अंदर, फिर से अकाल पड़ा 72-73 के अंदर, और इन्फ्लेशन रेट लगभग 62% तक यहां पर चला गया था, जो कि बहुत 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 ज्यादा था। इस टाइम पर कुछ मेजर चीजें भी हुई, याद रखिएगा, जैसे 14 प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था 1969 में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वेरियस एग्जाम्स के अंदर। 14 प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, मतलब जो प्राइवेट बैंक था उन्हें कन्वर्ट करके सरकारी बैंक बना दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था। कितने बैंक थे? 14। और कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को। इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड भी यहां पर आया, दुग्ध क्रांति भी इस समय पर आई थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वही हैं, अमूल के फाउंडर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और भारत में दुग्ध क्रांति के जनक वो माने जाते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक है, तो ये भी उसी समय पर हुई थी। इसके बाद आता है 5th 5 ईयर प्लान, जो कि 1974 से 1979 तक ये प्लान चला, और इसे बनाया था डीपी धर जी ने, इसीलिए इसे धर योजना के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव था गरीबी को मिटाना, सेल्फ रिलायंस बनना, और इस प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान में दिया गया, तो 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च 20 पॉइंट प्रोग्राम। इस 5 ईयर प्लान के अंदर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 20 पॉइंट प्रोग्राम भी रिलीज किए, जैसे गरीबी हटाना, इंप्लॉयमेंट बढ़ाना, ऐसे 20 पॉइंट का एक प्रोग्राम जो है वो भी यहां पर लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। टारगेट ग्रोथ रखा गया था 4.4% का। यहां पर बहुत सारे इवेंट्स हुए। देखिए इनके बीच में जो इवेंट्स हुए ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया, पोखरण 1 हुआ, स्माइलिंग बुद्धा, इस टेस्ट का हमने इस मिशन को नाम दिया था 18 मई 1974 में। हेड कौन थे? डॉक्टर राजा रमन्ना यहां पर इसके हेड थे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी, इसकी स्थापना की गई, ग्रामीण बैंकों की। फैमिली प्लानिंग की बात इसमें की गई थी। देश में नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर हुई, और इमरजेंसी को रिवोक कर लिया गया था 1977 में। मतलब इस प्लान के तहत, इस प्लान जब ये देश में चल रहा था तो ये सारे इवेंट्स भी हमारे देश में हुए थे। आगे बात कर ली जाए, उसके बाद आता है रोलिंग प्लान, क्योंकि सरकार हो गई थी चेंज। इमरजेंसी के बाद सरकार चेंज हुई और एक प्लान आता है जिसे कहा जाता है रोलिंग प्लान। नए पीएम थे मोरारजी देसाई। इन्होंने क्या करा? इन्होंने कहा कि 5-5 साल के प्लान नहीं होंगे, अब हम क्या करेंगे, 1-1 साल 2-2 साल के प्लान करेंगे। और हम करेंगे क्या? बेसिकली इन प्लान्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, कि हम देखेंगे कि हर साल हमने एक प्लान बनाया, हर साल के बाद चेक करेंगे कि उस प्लान का परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो प्लान के अंदर हम कुछ इंप्लीमेंटेशंस करेंगे। तो इस तरीके से चीज यहां पर चली, और इसीलिए इसे कहा जाता है रोलिंग प्लान। बिकॉज क्या है, हम प्लान बनाएंगे, प्लान को चेक करेंगे, उसमें अगर कुछ इंप्लीमेंटेशन करना हो तो फिर इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और फिर से उस प्लान को लागू कर देंगे। तो इसी तरीके से प्लान जो है वो चलता रहेगा, इसीलिए इसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। इसे गुन्नार मैंडल प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि गुन्नार मैंडल ने इस रोलिंग प्लान का सजेशन दिया था कि ऐसा करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। रोलिंग प्लान के बाद याद रखिएगा ये हमारे मोरारजी देसाई हैं। आगे बात करते, फिर आता है आपका 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान के समय पे वापस से इंदिरा गांधी जी की सरकार आ जाती है। 1980 से 1985 तक ये प्लान चलता है। ऑब्जेक्टिव्स इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, गरीबी को हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना, मॉडर्नाइजेशन करना टेक्नोलॉजी का, और 5.2% टारगेट रखते हैं और अचीव करते हैं टारगेट से ज्यादा। मतलब कि एक बहुत सफल प्लान रहा था भारत का।
आगे यहां पर हम और बात करेंगे। अचीवमेंट्स काफी रही, जैसे स्पेशल अटेंशन दिया गया गरीबी को हटाने में, इसके लिए 5 मेजर स्कीम्स को लॉन्च किया गया था, जिसमें से 5 में से 3 सबसे मेजर स्कीम्स थी जो मैंने आपके लिए लिख दी है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये सारी स्कीम्स लॉन्च की गई थी। और यहां पर क्या किया, वापस से शुरुआत में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था, 1980 में 6 और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की भी स्थापना की गई। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चिंता मत कीजिए, नाबार्ड का क्या काम है, वो किस तरीके से फंक्शन करता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। इकोनॉमिक्स का जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बैंकिंग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद आता है 7th 5 ईयर प्लान, जो 1985 से 1990 तक चलता है। ऑब्जेक्टिव स्पीडी डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, और यहां पर जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी कंप्यूटराइजेशन। राजीव गांधी जी की सरकार थी और देश में कंप्यूटराइजेशन होना शुरू हो गया था। याद रखिएगा, देश में कंप्यूटर के जनक भी राजीव गांधी जी को कहा जाता है, बिकॉज इस टेक्नोलॉजी को राजीव गांधी जी भारत में लेकर आए थे, देश के अंदर लेकर आए थे। इस समय पर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। टारगेट रखा गया था 5.0%, बट अचीवमेंट हुआ था 6.0%, मतलब काफी ज्यादा। और इसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत ज्यादा योगदान रहा था। एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, हम सभी जानते हैं कि बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट के तौर पे 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस के समय पर भी मनमोहन सिंह जी ने ही देश को इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकाला था। आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से और इनके बारे में समझ आएगी। आगे बात करते हैं। इसके बाद एनुअल प्लान्स बनाए गए, साल भर के प्लान्स बनाए गए। क्यों बनाए गए? बिकॉज देश में बोरोइंग बहुत ज्यादा हो गई थी। हमने दूसरे देशों से और इंटरनेशनल फंडिंग कमिटीज से, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इनसे काफी ज्यादा कर्जा ले लिया था और देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। मतलब ये बात समझिए कि हमारे पास सिर्फ इतना पैसा था हमारे फॉरेन रिजर्व में कि हम सिर्फ 3 वीक तक सरवाइव कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ गई थी। इसके बाद आपको, जिन लोगों को पता है उन्हें शायद पता होगा कि हमने अपना गोल्ड भी गिरवी रखा था। आईएमएफ के पास हमने अपना गोल्ड गिरवी रखा और फिर हमने वहां से लोन भी लिया था। बट ये सारी चीजें होने के बाद एक पॉलिसी देश में आई जिसका नाम था एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी पॉलिसी को देश में लाया गया। याद रखिएगा 1991 रिफॉर्म के टाइम पे देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं 8th 5 ईयर प्लान आता है 1992 से 1997 तक। इसमें ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा था कि एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना। बिकॉज एलपीजी प्लान के बाद देश में प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ओपन करने की अनुमति दे दी गई थी। फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज के लिए देश में, हमारे देश में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना थोड़ा सा आसान हो गया था। तो इन पॉलिसीज को और ज्यादा इंप्लीमेंट करना, यही इस प्लान का एक मेजर ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा यहां पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना को भी लॉन्च किया गया। टारगेट रखा गया था 5.6% का, अचीव हमने करा 6.8%, जो कि टारगेट से काफी ज्यादा है। बहुत अच्छी बात थी कि टारगेट से हमने काफी ज्यादा यहां पर अचीव करा। इसके बाद आता है हमारा 9th 5 ईयर प्लान, जो कि 1997 से 2002 तक चलता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, याद रखिएगा, वो था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। यहां पर जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिस तरीके से वो देश में जी रहे हैं, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को धीरे धीरे इंप्रूव करना। हालांकि सेल्फ रिलायंस की भी बात यहां पर की गई थी, बट जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लोगों का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे और इंप्रूव करना, साथ ही साथ उनकी जो सोशल, या मैं नॉर्मली ये कहूं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जी रहे हैं उसको और सही तरीके से यहां पर इंप्रूव करना। अब वो इंप्रूव कब हो सकती है? जब लोगों के पास जॉब होगा, सैलरी आएगी, पैसा आएगा, तभी वो चीज इंप्रूव होगी। और यहां पर उसी की बात की गई थी। टारगेट रखा गया 6.5% और अचीव किया गया 5.4%। मतलब प्लान फेल ये हो गया था। आगे बात करते हैं 10th 5 ईयर प्लान, जो कि 2002 से 2007 तक चला। इसका ऑब्जेक्टिव था मॉनिटरेबल टारगेट्स। द प्लान एम्ड टू डबल द पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। यहां पर एक प्लान रखा गया कि भारत के लोगों की जो पर कैपिटल इनकम है, प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आय है, उसे डबल कर देंगे हम 10 साल के
अंदर। और दूसरा एक ऑब्जेक्टिव था कि स्कूल्स का जो ड्रॉप आउट रेट है, जो बच्चे स्कूल्स को छोड़ के अपनी शिक्षा को छोड़ देते हैं, शिक्षा से अछूते रह जाते हैं, उस ड्रॉप आउट रेट को कम करना टारगेट रखा गया था। यहां पर 8.1% अचीव किया गया 7.7%, हालांकि जो कि काफी कम था। इसके बाद 11th प्लान आता है 2007 से 2012 तक। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा 11th प्लान का, 12th प्लान का और 10th प्लान का। रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये याद रखिएगा, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये 11th प्लान का जो है वो ऑब्जेक्टिव था। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की गई थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिकली मतलब ये होता है बेटा कि देश के जितने भी लोग हैं उन्हें फाइनेंशियल बॉडीज से जोड़ना, जैसे बैंकिंग सर्विस से जोड़ना, इंश्योरेंस सर्विसेज से जोड़ना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। और यहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल सेट किया गया था कि जितने भी लोग हैं समाज के, ऐसे लोग जो कभी बैंकिंग से नहीं जुड़े हैं, जिनका इंश्योरेंस नहीं है, जिनके पास कोई भी बैंकिंग सुविधा नहीं है, उनको एक पॉलिसीज बना के देश के अंदर एक फाइनेंशियल इंक्लूजन क्रिएट करना, ताकि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी परिवार की भी हो सके, एक व्यक्ति की भी हो सके, और देश के अंदर भी एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ सके। ये एक मेजर मोटिव था। इसी टाइम पे आधार कार्ड को भी लॉन्च किया गया था। आप सभी जानते हैं, मुझे बताइएगा कमेंट में कितने डिजिट का होता है आधार कार्ड, ये बताइएगा। टारगेट ग्रोथ 9% थी, एक्चुअल ग्रोथ अचीव करी हमने 8%। इसके बाद आता है 12th 5 ईयर प्लान, जो 2012 से 2017 तक चला। इसमें सबसे मेजर चीज आपको पता होगा कि हमारा स्वच्छ भारत अभियान, सबसे मेजर चीज, जो सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किया या एक नई बुलंदियों पे देश को पहुंचाया था, वो था स्वच्छ भारत अभियान ने। आज भी आप देखते हैं कि क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया जाता है, क्लीनेस्ट स्टेट का भी अवार्ड दिया जाता है। तो ये अभियान हमारे देश में तो हुआ, बट इसका पूरा असर, जो इसका असर था, वो पूरी दुनिया के ऊपर यहां पर पड़ा था। चलिए आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका कई एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्रीकल्चर आउटपुट को बढ़ाने की बात भी की गई थी और गरीबी हटाने की बात भी यहां की गई, और टारगेट लगा गया था लगभग 8% का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सारे प्लान्स हमने कर लिए हैं। अब कुछ रिवोल्यूशंस की बात कर ली जाए, जिन पे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड है क्रूड ऑयल से। नोट कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता है वो नोट करते जाइए। ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड है क्रूड ऑयल से। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन की। गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड है हनी से, मतलब मधुमक्खी पालन से इसकी बात की जाती है, शहद से इसकी बात की जाती है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को लगा लिया जाए, काफी आसान से क्वेश्चंस है। जैसा पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने ऑलरेडी पॉइंट करके रखा है कि द गांधीयन प्लान वाज प्रेजेंटेड बाय। गांधीयन प्लान को किसने प्रेजेंट किया था? तो गांधीयन प्लान को प्रेजेंट किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होगी, उसका कैरेक्टर क्या होगा? लो पर कैपिटल इनकम, हाई पर कैपिटल इनकम, डेवलपमेंट ऑन टर्शरी सेक्टर, लो डिपेंडेंसी फिगर। देखिए ये तीनों तो हो ही नहीं सकते हैं। यहां पर जो है, जो भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, वहां पर लो पर कैपिटल इनकम होती है, मतलब जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफी ज्यादा कम होगी, बहुत कम होगी। तो यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लो पर कैपिटल इनकम। नेक्स्ट, प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय। प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया था? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह आ गया था नीति आयोग। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। Who is the ex officio chairman of नीति आयोग? नीति आयोग के एक्स ऑफिसो चेयरमैन कौन होते हैं? तो नीति आयोग के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं देश के प्रधानमंत्री। इनके बारे में भी हमने आगे बात करी थी। आगे बात की जाए, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एंड 5 स्टील प्लांट्स वर प्लान्ड इन विच 5 ईयर प्लान? बड़ा आसान सा है। किस प्लान के अंदर हमने देखा था कि स्टील प्लांट्स को एस्टेब्लिश किया गया था, हैवी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया था? ऑप्शन के अंदर आंसर्स देके रखें, 5th, 1st, 2nd और 3rd। कमेंट के अंदर बताइएगा बेटा कौन सा 5 ईयर प्लान इसमें होने वाला है। नेक्स्ट, आफ्टर विच 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड प्लान हॉलीडे? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और मैंने बताया भी था इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3rd 5 ईयर प्लान के बाद सरकार ने प्लान हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर विच 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर इंडियन बैंक्स? इसका आंसर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने डिटेल में इसके बारे में बात भी करी है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट लॉन्चेस ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया था? देखिए मेजरली क्या कहा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो 4th 5 ईयर प्लान के टाइम पे आ गया था। लॉन्च जो है वो 3rd 5 ईयर प्लान के समय कर दिया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर। प्रॉपरली फुल फ्लैज के अंदर कब आ गया था? 4th 5 ईयर प्लान के समय, बट लॉन्च कब कर दिया था? 3rd 5 ईयर प्लान के समय लॉन्च कर दिया गया था। आई होप आपको समझ में आए होंगे सारी चीजें। क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के काफी आसान होने वाले हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलिए अच्छे से मेहनत करते रहिए, मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।